ओके, सो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 विच इज़ अबाउट इंग्लिश, इसका पहला पोर्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं आज, जो ग्रामर के ऊपर है, और उसके बाद है वोकैबुलरी का सेक्शन, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज। सो हमने सेंटेंसेस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा। फटाफट, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, देन कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, और एक मैं भूल रही हूं, दैट इज व्हाट? वर्ब। यस, सो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो आई एम श्योर आप जानते हैं प्रीफिक्स यानी कि एक ऐसा एक या उससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट जो किसी वर्ड के पहले ऐड होता है, और सफिक्स जो किसी वर्ड के बाद में ऐड किया जाता है। सो प्रीफिक्स एंड सफिक्स हमें पता है। An affix is an addition to the base form or stem of a word in order to modify its meaning or create a new word. तो उस word में या तो आप उसका meaning modify कर सकते हैं, for example place का replace कर सकते हैं, तो उससे क्या हुआ? word ही change हो गया है। तो या तो आप confirm में अगर एशियन ऐड कर रहे हैं, कन्फर्मेशन, तो इसमें आपने क्या किया? आपने उसको वर्ब से नाउन में चेंज किया, मीनिंग लगभग सेम है। लेकिन अगर मैं प्लेस में कुछ ऐड कर रही हूँ, प्लेस में री ऐड करके रीप्लेस लिख रही हूँ, तो वो नया वर्ड बन जा रहा है। सो या तो आप अगर सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करते हैं, उससे मीनिंग हल्का सा चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, या फिर एक नया शब्द बनता है। सो प्रीफिक्स शब्द से पहले ऐड होता है। अब ये टाइप्स हैं प्रीफिक्स के: सपोर्टिव, ऑपोजिंग, नेगेटिव, रिवर्सेटिव, डेरिवेटिव, प्लेस, साइज, टाइम, नंबर, क्लास चेंजिंग, और इसके अलावा दूसरे। इनका मतलब है जो नया वर्ड आप बनाएंगे उसका मीनिंग जो होता है विद रिलेशन टू द स्टेम वर्ड, उससे जिस तरीके का रिलेशन है, अगर आपने कोई वर्ड में कोई प्रीफिक्स ऐड करके उसका मीनिंग ही पलट दिया तो वो अलग तरीके का प्रीफिक्स होता है। अगर किसी वर्ड में आपने कोई अल्फ़ाबेट्स ऐड करके उस मीनिंग को मॉडिफाई किया तो वो अलग कैटेगरी का प्रीफिक्स होता है। तो वैसे ही अलग अलग कैटेगरीज है प्रीफिक्स के। सपोर्टिव प्रीफिक्स, जहाँ पर आप उस वर्ड को सपोर्ट करते हुए उस वर्ड के फेवर में आप बात कर रहे हैं, तो वो होता है सपोर्टिव प्रीफिक्स। यानी कि अगर उस वर्ड के आगे प्रीफिक्स ऐड किया, कोई वर्ड्स ऐड किए, देन इट बिकम्स सपोर्टिव, या फिर वो उसके फेवर में बोलता है, वो होता है सपोर्टिव प्रीफिक्स। जैसे कि मार्केट का प्रो मार्केट, लाइफ प्रो लाइफ। ऑफ कोर्स इसका मीनिंग अलग हो जाता है, बट इट इज समवेयर इन फेवर ऑफ द स्टेम वर्ड, रूट वर्ड। देन अपोजिंग प्रीफिक्स, ऐसे प्रीफिक्स जिनको ऐड करके आपने मीनिंग का उल्टा मतलब बता दिया है, उस वर्ड का उल्टा मतलब बता दिया है। जैसे बॉडी का एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, इसके अलावा एंटी हीरो, कॉन्ट्रा वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा एक्टिव। तो आपने क्या किया? उस वर्ड का उल्टा मीनिंग निकाल दिया। कैसे? एक प्रीफिक्स को ऐड करके। काउंटर, काउंटर अगेन इट इज ऑपोजिट। सो काउंटर एक्ट, काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर अटैक करना। सो ये सारे क्या किए हमने? वर्ड में प्रीफिक्स ऐड करके उसका मतलब ही पलट दिया। नेगेटिव प्रीफिक्स, यहाँ पर था हमने मतलब पलटा है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा है। अगर आप प्रीफिक्स ऐड करके मीनिंग को पॉजिटिव से नेगेटिव कर देते हैं, वो होता है नेगेटिव प्रीफिक्स। सो अपोजिंग में ऑपोजिट होता है, ज़रूरी नहीं उसमें कोई सही या कोई गलत हो, कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वर्ड नेगेटिव हो जाता है तो वो होता है नेगेटिव प्रीफिक्स। उसके लिए एंड डिस यूज़ करते हैं। जैसे लॉयल का डिसलॉयल, उसका नेगेटिव हो गया, उल्टा तो है पर साथ ही साथ नेगेटिव वर्ड है। मॉरल का अमॉरल, एथिस्ट, असिमेट्रिक,
देन डिसआर्म, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, ट्रस्ट का डिसट्रस्ट। तो हमने नेगेटिव वर्ड अगर बनाया है वो होता है नेगेटिव प्रीफिक्स। वैसे ही आगे और एग्जाम्पल्स हैं। इन शब्द से जस्टिस का, इनजस्टिस होना, न्याय का अन्याय, ऑपोजिट हो गया। आई एल, आई एम और आई आर यूज कब करते हैं वो समझना। इन जनरल आई एन यूज किया जाता है। आई एल तब यूज करते हैं जब जिस शब्द में हम प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं इट स्टार्ट्स विथ एल, जैसे कि लीगल, लीगल इट स्टार्ट्स विथ एल। तो यहाँ पर अगर मुझे ऑपोजिट करना है तो आई एन नहीं लिखेंगे, आई एल लिखेंगे। तो आई एल कब यूज होता है? जनरली जब आप शब्द जिस शब्द में वो प्रीफिक्स लगा रहे हैं अगर वो एल से स्टार्ट होता है तो आई एल। वैसे ही अगर वो शब्द आर से स्टार्ट होता है, आर से स्टार्ट होता है, जैसे कि रेगुलर, जैसे कि रेगुलर, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? आई एन नहीं, आई आर। सो ये क्लियर है, एल से शब्द शुरू हो रहा है आई एल, आर से शब्द शुरू हो रहा है आई आर। ओके, आई विल आंसर दीज एडिशनल क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द लेक्चर आराम से, ठीक है। और आई एम कब यूज होता है? आई एम यूज होता है एक तो अगला वर्ड एम से शुरू हो रहा है या फिर बी और पी से शुरू हो रहा है, तभी भी आई एम यूज किया जाता है। जैसे मॉरल का इमोरल, आई एम यूज किया। बैलेंस का इम्बैलेंस, वहां शब्द किससे शुरू हुआ था? बी से। सो बी एम पी किसी से भी शुरू हो रहा है तो आई एम लिखते हैं। तीनों क्लियर है? इसके अलावा अगर नॉन लिखा तो ऑफकोर्स नेगेटिव हो जाता है। अनप्रोडक्टिव का अनप्रोडक्टिव, अन वर्ड यूज किया उससे भी नेगेटिव मीनिंग हो जाता है। इसके अलावा होता है रिवर्सेटिव। रिवर्सेटिव में कोई चीज थी, कोई चीज एग्जिस्ट करती थी, उसको चेंज करके ऑपोजिट कर दिया, वो होता है रिवर्सेटिव। जैसे कि क्रिमिनलाइज, क्रिमिनलाइज कोई एक्ट क्रिमिनल एक्ट था, उसको अगर लॉ में चेंज करके डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब इट इज नो मोर अ क्रिमिनल एक्ट, इट कैन बी अ सिविल एक्शन बट नॉट क्रिमिनल एक्ट। तो वो क्या हो गया? ऑलरेडी क्रिमिनलाइज था, उसको हमने डीक्रिमिनलाइज किया। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग चीज को हम चेंज कर रहे हैं दैट इज रिवर्सेटिव। लॉक को अनलॉक, दैट इज अगेन लॉक था उसे अनलॉक किया, वो क्या हो गया? रिवर्सेटिव। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव प्रीफिक्सेस यानी कि उसमें से कोई चीज हटाना। डेरिवेटिव यानी से वी आर डिप्राइविंग, डेरिवेटिव का मतलब वी आर डिप्राइविंग दैट थिंग फ्रॉम समथिंग, रिमूविंग समथिंग, डिप्राइविंग समथिंग और समवन। जैसे डीफ्रॉस्ट, वहाँ की बर्फ खाली करना, या फिर डी बग्स, बग्स डिलीट करना, बग्स हटाना, डी बग, वी आर रिमूविंग समथिंग। डी प्लेन, डी ट्रेन, व्हेन यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम इट, तो वो होता है डी प्लेन, डी ट्रेन। तो वहाँ से कोई चीज़ हटाने के लिए अगर हम डी, डिस, अन यूज कर रहे हैं वो होता है डेरिवेटिव प्रीफिक्स। पेजरेटिव प्रीफिक्स, पेजरेटिव प्रीफिक्स का मतलब होता है जब हम उस चीज़ को गलत बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं या डिसअप्रूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेल का मिस स्पेल, यानी कि किसी को बताना कि तुमने ये गलत किया है, तुम्हारी ये गलती है या ये खराब है। स्पेल का डिसस्पेल, कैलकुलेट का मिस कैलकुलेट, अगर गलत बता रहे हैं सामने वाले को वो होता है पेजरेटिव प्रीफिक्स। प्लेस प्रीफिक्स, प्लेस प्रीफिक्स यानी कि इट इंडिकेट्स अ प्लेस और प्लेसिंग ऑफ थिंग्स, सिचुएशन एट्सेट्रा। जैसे एंटी, बिफोर, एंटीसीडेंट, एंटी चैम्बर, चेम्बर, एंटी रूम। एंटी रूम जैसे कि कोई एक वेटिंग रूम जैसे होता है जहां आपको जाना है तो बाहर कुछ देर के लिए वेट करने के लिए एक जगह होती है जहां पर सोफा वगैरह लगे हुए होते हैं, दैट इज एंटी रूम। इट इज एज गुड एज अ स्मॉल रूम बिफोर द मेन रूम। तो वो जो पहले आ रहा है, एंटी का मतलब होता है बिफोर, तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं? जगह बता रहे हैं। सो दैट इज प्लेस प्रीफिक्स। फोर इज ऑल्सो बिफोर। इन मतलब अंदर, इंडोर्स, इनसाइड, बिटवीन के लिए इंटर वर्ड यूज करते हैं। तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए प्लेस प्रीफिक्स। पोस्ट यानी कि आफ्टर, आउट, आउटसाइड। रेट्रो, रेट्रोस्पेक्टिव जो बोलते हैं बैकवर्ड्स,
सब, सेकेंडरी, सुपर, अबव, तो ये सारे जो शब्द हैं ये प्लेस बताते हैं। ओके, देन साइज प्रीफिक्स, अगर कोई शब्द ऐड करके आप उसका साइज, जैसे कि मिनी और मेगा ये बता रहे हैं, वो होता है साइज प्रीफिक्स। जैसे कि मेगा सेल, मेगा स्टार, बड़ा सेल है, बहुत बड़ा स्टार है, तो यहाँ पर हम साइज प्रीफिक्स बोलते हैं। अगर वो शब्द इस्तेमाल करके आपने उस चीज़ का साइज बढ़ा के बताया है, दैट इज साइज प्रीफिक्स। और अगर उसे कम करके बताया, जैसे मिनी बस, छोटी बस, तो अगर उसका साइज बता रहे हैं, दैट इज साइज प्रीफिक्स। टाइम प्रीफिक्स, अगर वो एग्जिस्टेंट है या पास्ट का है वैसे बताने के लिए, जैसे कि एक्स वर्ड यूज करते हैं, यानी कि फॉर्मर, एक्स वाइफ, एक्स प्रेसिडेंट, ये क्या हुए, ये हुए पहले थे। पहले थे मतलब हम क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, तो वो हुआ टाइम प्रीफिक्स। नंबर प्रीफिक्स, नंबर प्रीफिक्स में अगर आप कोई चीज़ ऐड करके उसका नंबर बता रहे हैं, जैसे 1 के लिए यूज़ किया जाता है मोनोपोली जिसे बोलते हैं, मोनोपोली, 1 पर्सन, सिंगल पर्सन। यूनि भी यूज़ किया जाता है 1 के लिए, यूनिलैटरल, यूनिसाइकिल, यूनिटी, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर 1। देन बाय इज यूज फॉर 2, बाय या फिर डाई दोनों यूज़ किया जाता है, जैसे बाईसाइकिल क्योंकि उसमें 2 चक्के होते हैं, और डाई ऑक्साइड यानी कि O2। 3 के लिए ट्राई हमें पता है, 4 के लिए क्वाड्र या क्वाड्री, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रैंगल एट्सेट्रा। 5 के लिए पेंट या पेंटा। 6 के लिए सेक्स, हेक्स या हेक्सा। 7 के लिए हेप्टा या हेप्ट, और 8 के लिए ऑक्टो या फिर ऑक्ट होता है। हाफ के लिए हेमी या फिर सेमी दोनों यूज करते हैं। 100 के लिए हेक्टो होता है। अभी यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, 7 के लिए हेप्टा है, 7 के लिए हेप्टा है। 100 के लिए हेक्टो या हेक्ट है। ओके, हेक्टो या हेक्ट है। और मिलियन के लिए, मिलियन यानी कि सॉरी, हाँ मिलियन, नो नो, ओके दैट इज डिफरेंट, ठीक है चलेगा। मिली इज फॉर 1000 और मेगा इज फॉर मिलियन। मेगा इज नॉट 1000, इट इज 1000 यानी कि मिलियन। सो मेगा, मिलियन, मिली 1000, जैसे कि मिली सेकेंड। किलो भी 1000 होता है, मिली भी 1000 होता है। हेक्टो या हेक्ट इज फॉर 100 और हेप्टा इज फॉर 7। ठीक है, तो ये याद रखना। 1 2 3 4 के लिए क्या करना, एग्जाम से पहले एक बार वापस से रिवाइज करना। 1 के लिए यूनि भी होता है, मोनो भी होता है। 2 के लिए बाई भी होता है, डाई भी होता है। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड्र या क्वाड्री, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्स, हेक्सा, 7 के लिए हेक्टो, सी है, ओके सॉरी पी है, हेप्टा। 8 के लिए ऑक्ट, और फिर हेमी इज फॉर हाफ या फिर सेमी इज फॉर हाफ। मिली, किलो, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। स्टेटस, जहाँ से किसी इंसान का पोजीशन चेंज हो रहा है, स्टेटस चेंज हो रहा है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट एक होता है, उसके बिलो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो वो स्टेटस क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लास चेंजिंग, क्लास चेंजिंग यानी कि उस वर्ड का, वर्ब था उसको नाउन कर दिया, नाउन को वर्ब कर दिया, एडजेक्टिव कर दिया, क्लास चेंज कर दिया वर्ड का, वो होता है क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स। जैसे कि कोड, कोड के आगे एन लगा दिया, एन कोड। डेंजर का एन डेंजर, डेंजर इज अ नाउन और एन डेंजर इज वर्ब। तो इस तरीके से आपने वर्ड का क्लास चेंज कर दिया, वो होता है क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स। इसके अलावा और भी होते हैं जो ये सारे कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे कि इको, यूरो विच इज रिलेटेड टू यूरोपियन, पैरा, क्वाजी, ये सारे क्या हैं, ये सारे तरह तरह के प्रीफिक्सेस हैं। तरह तरह के प्रीफिक्सेस, सारे कैटेगरीज इजी हैं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आपको शब्द याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल्स नहीं देने हैं, आपको बस क्वेश्चन देख के समझना है कि कौन सी कैटेगरी का है, या फिर ये प्रीफिक्स है या सफिक्स है। उस टाइप के इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सफिक्स, सफिक्स इज ऑल्सो इजी। सफिक्स में क्या कैटेगरीज है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब।
ये कैसे तय होता है? रूट वर्ड से तय होगा या रिजल्टिंग वर्ड से तय होगा? यानी कि हम सफिक्स ऐड कर रहे हैं, उससे पहले वो नाउन था तो वो नाउन सफिक्स होगा, या फिर वो वर्ड ऐड करने के बाद वो वर्ड नाउन में बदल गया तो वो नाउन सफिक्स आएगा। यानी कि हम कैटेगरी किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे? रूट वर्ड के बेसिस पे या रिजल्टिंग वर्ड के बेसिस पे? सो द आंसर इज रिजल्टिंग वर्ड के बेसिस पे। अगर सफिक्स ऐड करने के बाद वो शब्द एक एडजेक्टिव बन जाता है तो वो होता है एडजेक्टिव सफिक्स। वो शब्द अगर वर्ब बन जाता है तो वो होता है वर्ब सफिक्स। तो रिजल्टिंग वर्ड क्या है, उसके बेसिस पे कैटेगरी डिसाइड होती है। इसमें अगेन एसिटी, एंट, एल, एज, एशियन जैसे कंफर्मेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे क्या हुए? ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट पहले क्या था? ये था वर्ब, इसमें एशियन ऐड किया तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। ये हो गया नाउन। तो इस तरीके से दिस इज अ नाउन सफिक्स, क्योंकि वर्ड चेंज होने के बाद जिस क्लास का है वो होता है उसका कैटेगरी। सो दीज वर्ड्स कल, क्यूल, यूल, इस्ट, ling, ment, ship, tute, these are what? These are the words which are affixed to make a new word. वर्ब सफिक्स में आप वो शब्द जो बना रहे हैं वो एक वर्ब बन जाएगा। जैसे फी या आईफी ऐड करने के बाद प्योरीफाई, ब्यूटिफाई, ग्रेटिफाई, इलेक्ट्रीफाई, ये क्या हो गए? ये वर्ब बन गए। आइज जैसे कैपिटलाइज, कैपिटल क्या है? नाउन है, उसमें आइज ऐड किया, क्या हो गया? कैपिटलाइज। मॉडर्न क्या है? मॉडर्न एक एडजेक्टिव है। मॉडर्न गर्ल, मॉडर्न सोसाइटी, वो एक एडजेक्टिव है, उसके बारे में बता रहे हैं। आइज ऐड किया, वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। सो इस तरीके से वर्ब सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स, जहां पर वो वर्ड के आगे हम सफिक्स ऐड करके उसे एडजेक्टिव बना रहे हैं। जैसे कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट वर्ब होता है, इसमें मैंने ओ आर वाई ऐड किया तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी एडजेक्टिव होता है। तो पहले ये क्या था? वर्ब था, बाद में ऐड करके क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, दैट इज एडजेक्टिव सफिक्स। जैसे कामलेस, केयरलेस, हार्मलेस, ऑसम, मेसी, ये किसी के बारे में बता रहे हैं तो वो हुआ एडजेक्टिव सफिक्स। एंड लास्ट एडवर्ब सफिक्स, जो किसी वर्ड के मीनिंग को और मॉडिफाई करते हैं वो होते हैं एडवर्ब। जैसे कि कैंडिडली, सरप्राइजिंगली, ग्रेटली, वो क्या हो गए? एडवर्ब। किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को वो और मॉडिफाई करते हैं, वो होते हैं एडवर्ब्स। तो अगर आपने शब्द जोड़ के एडवर्ब बनाया है दैट इज एडवर्ब सफिक्स। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। अभी हमने प्रीफिक्स ऐड किया और सफिक्स किया। प्रीफिक्स सफिक्स में आपने क्या किया? प्रीफिक्स सफिक्स में जो शब्द थे, जो रूट वर्ड था उसका मीनिंग था, उसके आगे या उसके बाद जो शब्द लगा है उसका मीनिंग कुछ नहीं। जैसे वाई का कुछ मीनिंग होता है, एल वाई का कुछ मीनिंग होता है, नो। सो ऐसे वर्ड्स जिसमें एक वर्ड का मीनिंग है और दूसरा जो आप ऐड कर रहे हो वो प्रीफिक्स या सफिक्स होता है। अगर दो वर्ड जोड़ रहे हैं और दोनों का ही मीनिंग है वो होता है कॉम्बिनेशन वर्ड। कॉम्बिनेशन वर्ड जैसे कि आर्क, चीफ के लिए आर्क वर्ड यूज किया जाता है, आर्क राइवल, आर्क बाइशप। यानी कि यहाँ पर हम उसका मीनिंग कैसे चेंज कर रहे हैं? हम उसका मीनिंग, ये जो वर्ड है दोनों वर्ड्स का सेपरेट मीनिंग है एंड व्हेन वी कंबाइन देम इट गिव्स अ थर्ड मीनिंग और कंबाइंड मीनिंग। तो वो क्या हुआ? वो हुआ चीफ राइवल। भी इसको लिख सकते थे हम, चीफ राइवल लिख सकते थे, उसकी जगह हमने लिखा आर्क राइवल। तो दोनों का ही मीनिंग है। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। बायो का मतलब होता है लाइफ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो ग्राफ का मीनिंग अलग होता है जो ग्राफ्स बनाते हैं, और ऑटो का मीनिंग होता है खुद का। ऑटोग्राफ अगर मैं बोलूँ तो ये तीसरा क्या हो गया? ये नया ही शब्द बन गया है। ऑटो का मीनिंग अगेन सेल्फ। पायलट का मीनिंग होता है, पायलट जो होते हैं वो ऑटो पायलट, यानी कि ऑटो मोड जिसको हम बोलते हैं, ऑटो पायलट में चल रहे हैं हम, तो उसका मीनिंग ही अलग बन गया। तो दो वर्ड्स जिनका अपना अपना मीनिंग है उसको जोड़ के कोई तीसरा वर्ड बनाया वो होते हैं
combination words. नेक्स्ट इज पंक्चुएशन. पंक्चुएशन में जो भी फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमी कोलन्स हम यूज करते हैं, अगेन इजी टॉपिक है. गिव मी अ सेकेंड एंड देन विल कंटिन्यू. ओके, पंक्चुएशन. कौन से टाइप के पंक्चुएशन हैं? कैपिटल लेटर्स भी एज पंक्चुएशन यूज किए जाते हैं. जहां आप एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं वहां पर कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं. कोलन हमें पता है, अंडरलाइन करना चीजों को. स्पेस जो देते हैं वर्ड्स के बीच में, फुल स्टॉप, डैश, कोटेशन मार्क्स जो होते हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, आइटलिक्स में लिखना, हाइफिन्स, स्ट्रोक उसको काटना, बोल्ड एम्फेसिस, बोल्ड करना उस चीज को, एपोस्ट्रोफी, एस्टेरिक इज दिस, जो स्टार मार्क लगाते हैं दैट इज एस्टेरिक. एलिप्सिस क्या होता है? जो ऐसे 3-4 डॉट्स डालते हैं ना, दैट इज एलिप्सिस. क्वेश्चन मार्क लगाना, सेमी कोलन, पैराग्राफ चेंज करना, कॉमा, एब्रीविएशंस, लोगों का चीज़ों का शॉर्ट फॉर्म में लिखना, नंबर्स कैसे मंथ के जगह नंबर्स यूज करते हैं वैसे, ब्रैकेट्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स. तो ये सारे क्या है? पंक्चुएशन है. सारे के बारे में फटाफट देखेंगे. आई बिलीव स्कूल हम सबका हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें तो हमें क्लियर ही होंगी. अगर कहीं पर लगता है आस्क मी, अदरवाइज विल जस्ट क्विकली रीड थ्रू द टॉपिक्स. तो स्पेस कब यूज़ किया जाता है? एक तो हर वर्ड के बीच में आपको स्पेस यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर. इसके अलावा फुल स्टॉप के मल्टीपल यूजेस कैसे हैं? एक तो सेंटेंस खत्म हुआ तब आप वो डॉट यूज़ करते हैं. उसके अलावा अगर किसी चीज़ को शॉर्ट में लिख रहे हैं या फिर मिस्टर, मिसेस वो शॉर्ट में लिख रहे हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप होगा. किसी डिग्री को एब्रिविएट करके लिख रहे हैं, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, तो वो शॉर्ट में हमने लिखा. AM शॉर्ट में लिखा, किसी का नाम शॉर्ट में लिखा, तो वहाँ पर कुछ लोग फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्पेस यूज़ करते हैं. जैसे कि KM शर्मा ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग K.M. शर्मा. दोनों ही सही होता है. यहाँ क्या किया? यहाँ हमने स्पेस यूज़ किया और यहाँ हमने फुल स्टॉप यूज़ किया है. बोथ आर अलाउड. इसके अलावा डेट्स लिखते हैं, डेट्स में स्ट्रोक भी यूज़ कर सकते हैं, हाइफिन भी यूज़ कर सकते हैं और फुल स्टॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ जनरली सजेस्टेड टू बी अवॉइडेड, जो हमने पहले भी कवर किया था अगर आपको याद हो, क्योंकि डेट्स में दोनों तरीके से लिखा जाता है. कुछ कंट्रीज़ में डेट पहले, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर लिखते हैं, और कुछ कंट्रीज़ में मंथ पहले फिर डेट फिर ईयर लिखते हैं. तो अगर आप 6-1 लिखोगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि वो 6 जनवरी है या फिर 1 जून है. इसलिए बोला जाता है कि मंथ को फुल में लिखना चाहिए. पर अगर शॉर्ट में लिख रहे हैं तो इट कैन बी रिटन इन दीज 3 मैनर्स. इसके अलावा एज अ डेसिमल नंबर्स के बीच में फुल स्टॉप को यूज़ किया जाता है. और अगर यूनिट्स ऑफ मनी बताने के लिए, रुपए के बारे में बताने के लिए भी वी यूज RS फुल स्टॉप, दैट इज डॉट. फुल स्टॉप अवॉइड कर सकते हैं क्या? कुछ केसेस में, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग नाम में अवॉइड करते हैं फुल स्टॉप यूज करना. देयर यू कैन अवॉइड. इसके अलावा जब लोगों का एड्रेस लिख रहे हैं एनवेलप्स में, हमने देखा था जब हम एड्रेस लिखते थे वहाँ पर कॉमा होते थे, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होता था. इसके अलावा डेट्स के एंड में फुल स्टॉप नहीं डालते हैं. आपने लेटर लिखा, टॉप एक्सट्रीम राइट में डेट लिखते हैं, उसके आगे फुल स्टॉप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. आफ्टर नेम दैट एंड्स लेटर्स, अगर आप नाम लिख रहे हैं तो नाम के आगे कॉमा डाल सकते हैं, बट उसके आगे फुल स्टॉप नहीं डालते हैं. बुक्स का टाइटल होता है, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होती है उसमें कभी फुल स्टॉप यूज़ नहीं किया जाता है. हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में, पेज नंबर्स में फुल स्टॉप यूज़ नहीं किया जाता है. कुछ एक्रोनिम्स जो आपको एक वर्ड के जैसे यूज़ करने होते हैं, जैसे यूनिसेफ है, यूनिसेफ इसको एज अ वर्ड यूज़ करें, जबकि सब का अलग अलग मीनिंग है. UNICEF है. एड्स है,
ऐसे शब्द जिनको एक वर्ड के तरीके से बोला जाता है वहां पर भी फुल स्टॉप अवॉइड किया जाता है। WTO, GMT, BBC, ये जो सारे लेटर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, देयर अगेन GST, यहाँ पर फुल स्टॉप अवॉइड किया जाता है। और अगर मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर लिख रहे हैं सिर्फ लास्ट में फुल स्टॉप ऐड किया जाता है, या फिर चाहिए तो स्पेस दे सकते हैं। मेजर्स जब लिख रहे हैं तब स्पेस दिया जाता है और फुल स्टॉप को अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा अगर एक सवाल पूछा गया है तो एंड में आप क्वेश्चन मार्क डालोगे, उसके बाद फुल स्टॉप तो नहीं डालोगे ऑफ कोर्स। सो सिर्फ अगर क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेशन मार्क है, कोलन है, तो वहां पर फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है। दैट वी आई बिलीव ऑलरेडी नो। कॉमा, अगर कोई सेंटेंस को बीच में ब्रेक करना है तो कॉमा यूज करते हैं एड्रेसेस के लास्ट में। अगर एड्रेसेस 2-3 लाइंस में लिख रहे हैं तो फर्स्ट लाइन के बाद कॉमा ऐड कर सकते हैं। अगर 2 क्लॉजेस हमें यूज करने हैं और वहां पर कंजंक्शन यूज नहीं करना है तो वहां पर भी कॉमा यूज किया जाता है। जैसे द हायर द प्राइस, कॉमा द बेटर द क्वालिटी ऑफ गुड्स, यहां पर कॉमा इज यूज्ड एज कंजंक्शन। क्वेश्चंस के बाद यूज किया जाता है, जैसे यू वर लेट फॉर द मीटिंग, कॉमा weren't you, टैग्स के रूप में यूज किया। आई वॉज जस्ट जोकिंग, कॉमा यू सी, कॉमेंट के रूप में भी कॉमा यूज किया है। और टू डिनोट वर्ड्स लेफ्ट आउट, जैसे एक के बारे में बता रहे हैं, अब आगे हमें अगर कुछ वर्ड्स स्किप करने हैं, जैसे रोमियो लव्ड जूलियट, सेमीकोलन, अब नेक्स्ट की बात आ रही है मजनू कॉमा लैला, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉमा का मतलब जो वर्ड हमने स्किप किया है उसके जगह कॉमा यूज करते हैं। जैसे मजनू लव्ड जूलियट और रोमियो लव्ड जूलियट और मजनू लव्ड लैला, तो दोनों जगह सेम वर्ब यूज करने के बजाय एक जगह पर कॉमा डाल दिया और वो सेकेंड प्लेस पे कॉमा डाला जाता है। किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, जैसे कि माई सन इज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, माई सन इज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। अब अगर सन का नाम ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, माई सन कॉमा उसका नाम फिर कॉमा। तो इसका मतलब जब इसे रीड किया जाता है कॉमा के बीच में जो चीज़ लिखी हुई होती है वो आप स्किप भी करेंगे तो भी आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। सो दैट इज अगेन अ वे ऑफ यूजिंग कॉमा। किसी इंसान ने कोई चीज़ बोली, वो आप आगे किसी को बता रहे हैं, तो वहां पर आप कॉमा लगा के फिर डबल कोट्स में उस इंसान की बात लिखते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स अगर देने हैं, द मोर ही केप्ट रिपीटिंग दैट ही डिड नॉट स्टील द चेन, द लेस द पुलिस बिलीव्ड हिम। तो अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, जितना वो ट्राई कर रहा था उतना प्रॉब्लम हो रही थी। दैट इज अगेन where you can use comma। और किसी के बारे में बता रहे हैं, उनके मल्टीपल फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, या फिर मेजर्स में कॉमा यूज किया जाता है। किसी की डिग्रीज है, मल्टीपल डिग्रीज है, उसके बीच में यूज किया जाता है। रुपीस के बीच में कॉमा यूज किया जाता है। किसी इंसान का डेजिग्नेशन बता रहे हैं तो नाम के बाद और डेजिग्नेशन से पहले कॉमा यूज किया जाता है। हाइफन आफ्टर अ फ्यू प्रीफिक्सेस और अदर वर्ड एलिमेंट्स, जैसे कि कुछ प्रीफिक्सेस में हाइफन यूज किया जाता है। एक्स पार्टनर, और जैसे कोऑर्डिनेशन में को फिर हाइफन यूज किया जाता है। सेमी गवर्नमेंट, इसको एक ही वर्ड बोला जाता है पर बीच में हाइफन डाला जाता है। गेट टुगेदर, प्रॉफिट टेकिंग, ये सारे वर्ड्स। और अगर कोई शब्द कैपिटल से ही यूज होना है, जैसे किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिकन, एक इंसान के बारे में बात करें दैट दिस पर्सन इज अमेरिकन, उसके आगे अगर प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं तो ए को शॉर्ट में स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते हैं। हियर अगेन व्हेन यू आर राइटिंग
you cannot write un-American, you have to write un हाइफन फिर अमेरिकन। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट शब्द के बीच में आप कैपिटल लेटर यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए हाइफन दिया और उसके बाद कैपिटल में लिख सकते हैं। अगर एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है जैसे सब कमिटी, तब हाइफन यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ रहे हैं, जैसे पेंसिल क्या है? नाउन है। ब्लू क्या है? उसके बारे में बता रहा है, तो वो क्या हुआ? एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ना, तो वहां पर भी आप हाइफन यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी सारे एग्जाम्पल्स यहां पर दिए हुए हैं। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर हमें बताना है, दिल्ली टू जयपुर, तो टू के जगह हम हाइफन यूज कर सकते हैं। सेमीकोलन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 फैमिलीज एक जगह पर इनवाइटेड है, तो 5 फैमिलीज में कौन कौन लोग आ रहे हैं? तो फर्स्ट फैमिली से 4 लोग आ रहे हैं, सेकेंड फैमिली से 3 लोग आ रहे हैं, थर्ड फैमिली से वापस 4 लोग आ रहे हैं। तो जब आप इनका नाम लिख रहे हो, ये जो 4 लोग हैं उनका नाम कॉमा करके लिखोगे, चारों नाम हो गए A, B, C, D। एक फैमिली का खत्म हुआ, उसके बाद आप सेमीकोलन डाल के दूसरे फैमिली के 3 लोगों का नाम लिखोगे, फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पर हम क्या करें? यहाँ पर वी आर डिफरेंशिएटिंग द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट इज वेयर यू यूज सेमीकोलन। सो सेपरेट वर्ड ग्रुप्स दैट ऑलरेडी कंटेन कॉमास। कॉन्ट्रास्ट्स में कॉमा भी यूज कर सकते हैं और सेमीकोलन भी यूज कर सकते हैं। कोलन अगर किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो कोलन यूज कर सकते हैं। कोई लिस्ट आगे अगर कोई लिस्ट देने वाले तो उसकी जब हेडिंग है वहां पर कोलन यूज कर सकते हैं। सो टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, टू इंट्रोड्यूस एनीथिंग, टू इंट्रोड्यूस एग्जाम्पल्स, यू कैन यूज कोलन। तो एक लिस्ट से पहले जो हेडिंग होती है वहां कोलन यूज करेंगे। हेडिंग्स के एंड में जैसे सब्जेक्ट कोलन, डेट कोलन, रेफरेंस कोलन, वैसे भी कोलन यूज किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी किसी के बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है, या फिर एक तो होता है किसी के बारे में, जैसे वॉल्टर्स बुक, तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी यूज किया कि ये वॉल्टर की बुक है। इसके अलावा नॉट के जगह एन एपोस्ट्रोफी टी यूज करते हैं, ये हमें पता है। नॉट के जगह इजंट, इज नॉट के जगह इजंट, कैन नॉट के जगह कांट, इस तरीके से यूज किया जाता है। अच्छा, ये चीज जस्ट रिमेंबर, अगर एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं ना तो एस से पहले एपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है, और ज्यादा लोगों के बारे में बात करें तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है। जैसे लेटर, लेटर्स, और अगर ज्यादा लेटर हैं तो आप प्लूरल के लिए लेटर्स लिखोगे, उसके बाद एस नहीं कर सकते, उसके बाद सिर्फ आपको एपोस्ट्रोफी लगानी होती है। तो सिंगुलर में एस के पहले और प्लूरल में एस के बाद आपको एपोस्ट्रोफी लगानी होती है। ऑफ के जगह भी एपोस्ट्रोफी यूज होता है, जैसे नॉट में एन एपोस्ट्रोफी टी यूज करते हैं, वैसे ही 7 ऑफ क्लॉक के जगह 7 ओ क्लॉक लिखते हैं, सो उस जगह पर भी यूज किया जाता है। मैडम की जगह मैम, या फिर किसी साल के बारे में बता रहे 1960s लिखने के बजाय सिर्फ एपोस्ट्रोफी 60s लिख दिया। नेक्स्ट कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स सिंगल भी होते हैं और डबल भी होते हैं, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कहाँ सिंगल यूज करना है कहाँ डबल यूज करना है। जस्ट इंश्योर जो शुरुआत में यूज किया वही आपको आखिरी में भी यूज करना है। सो शुरुआत में अगर डबल कोट्स यूज किए, लास्ट में भी आपको डबल कोट्स यूज करना है। किसी वर्ड को हाईलाइट करना है वहां पर कोटेशन मार्क्स डालते हैं।
और अगर एक सेंटेंस ऐसा है जहां पर आपको दोनों टाइप के कोटेशन मार्क्स यूज करने, जैसे शी सेड, शी आस्क्ड, डिड ही से डिजीज्ड और डिजीज्ड, यानी कि वो कुछ बता रही है, यहाँ पर कॉमा लगा के हमने उसका सेंटेंस लिखा, तो उसका सेंटेंस जब भी लिखोगे कोटेशन मार्क्स में लिखोगे। अब यहाँ पर आपको वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करना, हाईलाइट करना है, तो उस केस में जो सेंटेंस होगा उसके लिए डबल कोट्स यूज करोगे और उसके अंदर जो वर्ड्स होंगे उसमें सिंगल कोट्स यूज करोगे। यानी कि जो सेंटेंस है उसके शुरुआत और उसके आखिरी में डबल कोट्स रहेंगे और बीच के शब्द के लिए सिंगल कोट्स रहेंगे। देन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स एक तो होते हैं क्रेसेंट ब्रैकेट्स जो ऐसे होते हैं, एक होते हैं स्क्वायर शेप्ड ब्रैकेट्स जो ऐसे होते हैं। अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कहाँ पर क्या यूज किया जाता है, अगर दोनों यूज करना है तो स्क्वायर उसके बाद क्रेसेंट ऐसे यूज किया जाता है, और जनरली यूज करना है तो क्रेसेंट ही जनरली यूज करते हैं। सो क्रेसेंट अगर किसी का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, शॉर्ट फॉर्म ब्रैकेट में लिख दिया, यहां पर क्रेसेंट ब्रैकेट यूज किया है। किसी वर्ड का मीनिंग लिख रहे हैं ब्रैकेट में तो वो भी क्रेसेंट ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स जब आपको उस चीज के बारे में लिखना है पर आपको सेंटेंस का फ्लो खराब नहीं करना है, यू वांट टू कंटिन्यू द सेंटेंस बट यू ऑल्सो वांट टू क्लैरिफाई, वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर इट लिखा है तो इट का मतलब क्या है वो बताने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है आई अप्रिशिएट द ऑनर, उसको यहाँ पर इट के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, because you don't want to break the flow of the sentence, you just want to clarify something। और जैसे मैंने बताया अगर एक ही सेंटेंस में दोनों यूज करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स बाहर होंगे और अंदर क्रेसेंट ब्रैकेट्स होंगे। इसके अलावा और भी ब्रैकेट्स होते हैं जैसे कि ब्रेस ब्रैकेट्स, ब्रेस ब्रैकेट्स किसी लिस्ट के बारे में बताना है, जैसे सिलेक्ट योर एनिमल और एनिमल के आगे यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, सो उस केस में ब्रेस ब्रैकेट्स, ऐसे वाले ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं। एंगल ब्रैकेट्स ये जनरली कोडिंग के लिए, कोई लिंक प्रोवाइड करने के लिए ये वाले ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। तो हमने फुल स्टॉप कर लिया, कॉमा सेंटेंस के बीच में, हाइफन किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, दो वर्ड्स के बीच में यूज कर रहे हैं, सेमीकोलन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद, कोलन अगर कोई लिस्ट बतानी है तो उससे पहले, हेडिंग्स में एपोस्ट्रोफी किसी का पोजीशन बताना है, ओ की जगह यूज किया जाता है, कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, क्रेसेंट ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रेस ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट्स। काफी इजी टॉपिक था आज का। यस तो ये वाला लेक्चर आई होप सारी चीजें क्लियर है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जल्दी जल्दी पूछो, आई डोंट थिंक क्वेश्चंस होंगे बिकॉज बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सवाल यहाँ पर हैं। एग्जाम में भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक ग्रामर के ही क्वेश्चंस आते हैं। सो जस्ट एक बार आपने रिवाइज कर लिया कि कौन सी चीज़ क्या कहाँ पर यूज होती है, दैट इज इनफ फॉर यू। ओके, नो क्वेश्चंस? चलो कूल, देन आई विल सी यू टुमारो। आगे का जो लेक्चर है वहाँ पर हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के जो वोकैबुलरी के टॉपिक्स हैं हमारे यहाँ पर, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर।